प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुस्लिम लीग नून इस वक्त दबाव का शिकार है क्योंकि पार्टी के अंदर से टूट फूट की खबरें आ रही हैं। कई लोग नाराज़ हैं और कई मुस्लिम लीग नून के बयानियों का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। जनाब अब्दुल कादिर बलोच के बारे में खबरें हैं कि वो इस्तीफ़ा दिए जाते हैं। सनाउल्लाह ज़हरी साहब बाकायदा नाराज़ हैं अपनी क़यादत से। और फिर ऐसे तो कई लोग हैं जिन्होंने आकर टेलीविज़न शोज़ में कतई ताल्लुकी कर दी है उस स्टेटमेंट से जो याद सादिक साहब ने दी है, जबकि उस स्टेटमेंट के बारे में ये खबरें भी आ रही हैं कि वो स्टेटमेंट नवाज शरीफ साहब की ईमा पर उन्होंने दी और उसके नतीजे में उनको शाबाश भी मौसूल हुई। अब जब बाकी लोगों से पूछा जाता है, शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछें या दीगर सीनियर क़यादत से पूछें, तो बेशुमार लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून में जो कहते हैं हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते जो याद सादिक साहब ने दी है। अब दूसरी तरफ अगर ये स्टेटमेंट उनसे नवाज शरीफ साहब ने दिलवाई है तो नवाज शरीफ के हवाले से भी और उनका बयानिया चूंकि मुसलसल आ रहा है इस तरह का, हुकूमत ये इरादा रखती है कि उनको वापस बुलाया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो वापस कैसे आएंगे, उन्हें वापस कैसे लाया जा सकेगा, क्या लाया जाना मुमकिन है, क्या कानून मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम सियासी डिस्कशन पहले करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कानूनी पहलुओं पर ज़रूर आज नज़र डालेंगे और देखेंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कानून क्या मौजूद है, बरतानवी कानून क्या कहता है, उनके पास क्या ऑप्शन है। और अगर नवाज शरीफ अपनी सेहत का बहाना बनाकर या सेहत की बुनियाद पर उसको बुनियाद बनाकर वो वहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो क्या कानून में कोई इस्तिस्ना मौजूद है बरतानिया के कानून में कि कॉन्विक्ट शख्स को बीमारी की बुनियाद पर अपने पास रख ले। ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए रेलेवेंट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ डॉक्टर अफजल खान साहब मौजूद है, यूके पार्लियामेंट के और शैडो मिनिस्टर इमिग्रेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफजल खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। मैं आज की मुनासिबत से जो आज की खबरें हैं उस पर मैं इरशाद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। और मामला ये है कि टूट फूट की खबरें पार्टी में, जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब के नाराज़ होने और इतला है कि वो किसी भी वक्त इस्तीफ़ा पेश कर सकते हैं। फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब नाराज़ हैं उनके पार्टी से। फिर आप जब मुख्तलिफ शोज़ में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में PMLN के लोगों से पूछ रहे हैं कि याद सादिक साहब ने सही किया या गलत किया, तो बरमला इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने गलत किया। अब पार्टी के अंदर तकसीम वाज़ेह है, नज़र आ रही है। देखिए, ये इशू ऐसा है जिसमें मुस्लिम लीग के अंदर अगर वाज़ेह तकसीम ना हो तो फिर ताज्जुब की बात है। मुस्लिम लीग की जो हो, जैसा हो, पुराना हो, नया हो, उसका एक ख़ास मिजाज है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से और इंडिया के हवाले से। मैं तो उस शख्स को मुस्लिम लीगी ही नहीं मानता जो इंडिया की मोहब्बत अपने दिल में पालता हो या इंडिया से नफ़रत ना करता हो। और क्योंकि कायद-ए-आज़म के फ़रामीन से, कायद-ए-आज़म और इकबाल की जो सोच है उससे तो इनहराफ़ करके कोई मुस्लिम लीगी नहीं हो सकता। वो जाली मुस्लिम लीगी हो सकता है, असली मुस्लिम लीगी नहीं हो सकता। मैं तो इस हद तक यानी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त लिखता भी रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ चैनल्स में कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब अब्दुस्समद अचकज़ई की बरसी की तकरीब में ना जाते तो वहाँ जो मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म हुई ज़हरी साहब की, वो नहीं ख़त्म होती थी। अब वो कहते रहे हैं, जनरल आसिम बाजवा का नाम लेते रहे, हालांकि मेरी इतला ये है और उस वक्त की इन्फॉर्मेशन है कि उस वक्त जनरल बाजवा मुल्क में ही नहीं थे। 20 दिन से वो अपनी वालदा की आदत के लिए अमेरिका में थे जब ये ज़हरी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई है। और वो इल्ज़ाम उन पर ही लगाते रहते हैं। जब ये वहाँ गए और किसी मकामी जो क़यादत सी पूछा नहीं तो मुस्लिम लीग की जो सोच है कोयटा की और बलूचिस्तान की, उन्होंने कहा जी कैसे हम मुस्लिम लीग की हैं कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन था, मुखालिफ था, सारी उम्र मुखालफत करता रहा, उसकी बरसी में मियाँ साहब खड़े हुए हैं और हमें पता तक नहीं है। तो आज भी वो तमाम लोग जो मुस्लिम लीग की सोच के हैं, ख़ास तौर पर छोटे सूबों में, उनके यहाँ एक मौजूद है तनफ़ुर कहना चाहिए उसको, एक ताज्जुब कहना चाहिए, एक हैरानगी की कैफियत है कि ये क्या हो रहा है कि फ़ौज को, मुस्लिम लीगी कोई शख्स जो है फ़ौज को निशाना बनाता है और फ़ौज के बारे में बात करता है और वो नैरेटिव लेता है जिसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया को है। जहाँ इंडिया में शादियाने बजाए जाते हैं, इंडियन चैनल्स जो हैं उसको अपनी फ़तह के तौर पर, कामयाबी के तौर पर पेश करते हैं। तो ये तकसीम तो है। अब्दुल कादिर बलोच साहब के बारे में मेरी जो मालूमात है वो ये हैं कि वो ये कहते हैं कि यार ज़िंदगी भर हमने 30-35 साल फ़ौज को दिए, हमें पता है कि जब सिपा सालार को आप निशाना बनाते हैं तो वो पूरी फ़ौज को निशाना, सिपा सालार के बगैर कोई फ़ौज नहीं होती। दुनिया में किसी फ़ौज का ऐसा तस्वुर नहीं है जहाँ सिपा सालार कुछ और हो और फ़ौज कुछ और हो। तो ये सोच है। और दूसरा ये है कि ये जो जलसा हुआ कोयटा का,
उसने भी तकसीम पैदा की है, ज़हरी साहब के साथ उसको स्टेज पर ना बिठाना और उसका पस मंज़र है दावत ही ना देना। जी, दावत ना देना नहीं, वो अख्तर मैंगल साहब ने शर्त ये रखी कि अगर आप ज़हरी साहब को स्टेज पर लाएंगे तो हम कभी भी पीडीएम के साथ नहीं होंगे, हम दोबारा कभी आपकी स्टेज पर नहीं आएंगे। अब्दुल कादिर बलोच जो हैं एक उसूल पसंद आदमी हैं, उन्होंने कहा कि हमारा जो साबिक सदर है, साबिक वज़ीर आला है, इम्पॉर्टेंट आदमी है, उसकी तज़हीक तजलील हो और एक ऐसे शख्स के हाथों जिसका ना मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, जो कल तक हुकूमती बेंच पर बैठा था, ये तो नाकाबिल कबूल है। वो कौन है ये शर्त रखने वाला कि जी फ़लाँ बैठेगा फ़लाँ? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जनाब परवेज़ रशीद साहब के कहने पर और मरीम नवाज़ साहबा के कहने पर, जो 2-4 और लोग होंगे, वो उन्होंने कहा कि ठीक है जी मैंगल साहब बैठेंगे और हमारा जो साबिक सदर है और साबिक वज़ीर आला वो नहीं बैठेगा। एक आदमी कम हो जाए, एक पार्टी कम नहीं कोई होनी फ़र्क नहीं पाया। और उसका उस वक्त पहले उनके साथ ये ज़्यादती मियाँ नवाज शरीफ साहब ने की थी 2013 में कि उनकी अक्सरियत थी, ठीक है, और उनकी अक्सरियत को बालाए ताक रख के मियाँ साहब ने किसी के कहने पर अब्दुल मालिक बलोच को वज़ारत आला 2.5 साल के लिए दे दी। ठीक है। अच्छा, मेरी इतला ये है कि अब जो और लोग हैं, मिसाल के तौर पर शायद जनरल अब्दुल क़य्यूम जो हैं, सेनेटर अब्दुल क़य्यूम, उनका 2-4 दिन से आप उनको चैनल्स पर नहीं देख रहे, शायद उनकी वजह भी यही होगी। सलाउद्दीन त्रिमज़ी के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उनकी सोच क्या है, लेकिन वो भी बहरहाल एक फ़ौजी हैं, जर्नैल हैं, सोच है और वो इस बात को समझते हैं कि ये नैरेटिव क्या दिया जा रहा है। ठीक है। तो तकसीम तो है, अब ये कब खुलकर सामने आती है, ये अब्दुल कादिर बलोच की तरह के, अब्दुल कादिर बलोच बड़ा गैरतमंद आदमी है, वो बुगटी के मामले पर जब इख्तलाफ हुआ तो उसने गवर्नरशिप छोड़ दी। जी। और उसने कहा कि ये बात गलत है कि जी आप उनको मुलाकात के लिए बुलाएं, वो एयरपोर्ट आएँ और वहाँ आप इनकार कर दें। उन्होंने अपने चीफ से इख्तलाफ किया, अपनी गवर्नरशिप की कुर्बानी दी, और लेकिन उसूली जो मौक़िफ़ था उस पर कायम रहे। ठीक है। तो अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो वो फिर अकेले नहीं होंगे। शाह साहब, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन अगर कुछ कानूनी पहलू नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और उस पर मैं अज़हर सिद्दीक़ साहब की और डॉक्टर अफजल खान साहब की राय लेना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप क्या इस वक्त पोजीशन, आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत क्या पोजीशन ले सकती है उस दरख्वास्त के जवाब में जो हुकूमत ने उनसे की है कि जी इनको वापस किया जाए, और उसका हवाला भी ये दिया गया कि आपका अपना कानून है कि अगर कोई कॉन्विक्ट है तो उसको वापस किया जाएगा। इस पर कानूनी पोजीशन क्या ली जा सकती है बरतानवी हुकूमत की तरफ से? मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली जब वो यहाँ से गए थे तो उस वक्त वो कन्विक्टेड थे, और उसके बावजूद उनको ये इजाज़त दी गई थी कि वो इलाज के लिए वहाँ जाएं। तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना, या तो हो कि ये कोई नई बात हो तो फिर आप कोई आर्ग्यूमेंट इस पर डेवलप कर सकते हैं। खुद आपने यहाँ से उनको जाने दिया, उन्होंने फिर इलाज के लिए वीज़े के लिए वहाँ गए हैं, तो असल इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होगा वो ये होगा कि क्या उनका इलाज कंप्लीट हो चुका है या नहीं जी। तो उसके हिसाब से जो उनकी लिमिटेशन है, तो क्या फिर वो वहाँ रह सकते हैं या वापस आना पड़ेगा। अगर इलाज हो चुका है तो फिर जब उनका पीरियड ख़त्म होगा तो उनको वापस आना पड़ेगा, लेकिन अगर उनका इलाज ख़त्म नहीं हुआ तो फिर क्या वो वहाँ से एक्सटेंशन उसको कर सकेंगे या नहीं। मेरी राय ये होगी कि वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और जो होम सेक्रेटरी अल्टीमेटली है उस चीज़ को देखेंगे, और क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन बात पे बात आ जाएगी कि भाई वो अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि उनको अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी कंप्लीट कर सकें ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा कि उनको हुकूमत ने जाने दिया है, हुकूमत ने उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं जाने दिया था। हुकूमत ने 8 हफ्ते की मोहलत दी थी उनको जाने के लिए, और वापसी के लिए फिर एक मैकेनिज्म तय पाया था कि आप हुकूमत से इजाज़त देंगे, वो इजाज़त भी उनको नहीं मिली। तो ऐसे में क्या कानूनी तौर पर फिर क्या अभी भी उनका स्टे कानूनी है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से बात कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ बरतानिया में हैं और वीज़े के साथ हैं। तो सवाल फिर ये है क्या वीज़ा अभी वैलिड है, क्योंकि उनकी वैलिडिटी जो है वीज़े की वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट के रूल्स के पे तो नहीं है ना, वो उनके अपने रूल के पे है, तो उस पे वो जजमेंट करेंगे। जी दुरुस्त है, बिल्कुल सही है जी। इसमें आपकी क्या राय है अज़हर सिद्दीक़ साहब? बहुत शुक्रिया। सब ज़रा चीज़ों को समझना ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो अपनी जगह पर बात ठीक है कि वो जब आए तो कन्विक्टेड थे, सज़ा के लिए आए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये गवर्नमेंट ने अपने तय भेजा नहीं है। 2 इश्यूज़ हैं। एक तो उनकी बेल आपको याद है 8 हफ्ते के लिए हुई, जो मेडिकल ग्राउंड पे हुई, और मेडिकल ग्राउंड पर बेल वापस हो चुकी है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। देयर इज़ नो बेल ऑर्डर राइट नाउ एग्जिस्टिंग इन द फील्ड। 8 हफ्ते का कहा था,
वो दिसंबर में होनी थी, अक्टूबर में गए थे, गालिबन अक्टूबर में मिली थी उनको। आप उसको छोड़ दें, फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 401 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसकी एक्सटेंशन नहीं की, तो वो राइट नाउ ही इज़ नॉट ऑन बेल, ये एडमिटेड बात है। दूसरा इशू था कि लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जो गवर्नमेंट ने 7 बिलियन के ऑब्जेक्शन लगाए थे कि उतने अगर बॉन्ड जमा कराएं, वो बॉन्ड ख़त्म करके 4 हफ्ते की इजाज़त दी थी। तो दोनों देखा जाए, दोनों के दोनों हाई कोर्ट्स के ऑर्डर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर वायलेट हो रहे हैं। और साथ ये भी बड़ी बात वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट में लिखा था पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स आनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स तो नहीं है, कंसल्टेंट की एक राय है। और वो आपको पता है हमारे मोहल्ले और इलाके में इस तरह की रिपोर्टें कही हैं, यानी हमने इस तरह की कई मेडिकल रिपोर्टें अगर दी हैं, अदालतें मानती नहीं, अदालतें मानती हैं मेडिकल बोर्ड। तो अभी तक कोई ऐसी हुकूमत बरतानिया की ऑफिशियल अगर देखा जाए किसी हॉस्पिटल से या मेडिकल बोर्ड से, वो कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड पे आ नहीं सकी। हर एक ने देख लिया, बाहर फिर रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, वो एक अलग इशू है। इशू जो बनता है वो है एक्सट्रेडिशन के हवाले से। अभी तक हुकूमत बरतानिया ने एक्सट्रेडिशन के केस इक्का दुक्का ही हैं जो आपको नज़र आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एक्सट्रेडिशन की बजाय डिपोर्ट पे गई है, डेपुटेशन पे गई है कि उनको डिपोर्ट किया जाए। और उसके लिए उनका केस इसलिए मजबूत है कि यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, और पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ राइट नाउ मेडिकल ग्राउंड वाला ग्राउंड उनका ख़त्म हो चुका है, बेल खारिज हो चुकी है। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से डिले है कि उन्होंने पता नहीं आया, आई डोंट नो वाई, क्यों इतना डिले किया इस सारे मामले को। अगर ये सारा कुछ पहले लिख देते। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ के शहरी नहीं हैं। अगर वीज़ा अगर किसी को मिला, जैसे मेरे पास भी वीज़ा 5 साल का है, लेकिन मैं 6 महीने से ज़्यादा रह नहीं सकता। 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंशन होनी होती है। जैसे आबिद शेर अली क्या करते हैं, वो वहाँ से दुबई चले जाते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं, वहाँ से फिर दोबारा एग्जिट होकर दोबारा एंटर होते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अब ये क्या किया, क्या ड्रामा किया है, कोई कौम को पता नहीं है, किसी को बताया नहीं गया है। और ना ही हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान कोशिश कर रहे हैं, ख़त भी लिखा है शहजाद अकबर ने। सवाल ये है कि यहाँ क्या कानूनी इन सारे पहलुओं को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह तौर पर एक स्टैंड लेना पड़ेगा और हुकूमत बरतानिया को कहना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, उसके अलावा इंटरपोल वाला इशू मौजूद है। हम तो यहाँ पर और दूसरी बात है कि नवाज शरीफ का किसी सियासी पनाह में नहीं है, पॉलिटिकल असाइलम नहीं लिया उन्होंने। या तो हो सकता है कि बिहाइंड द पिक्चर कोई ना कोई पॉलिटिकल असाइलम ले लिया। और इसहाक डार वगैरह के प्रॉब्लम में ये इशू था कि वो कन्विक्टेड नहीं थे जी। उनको अभी सिर्फ चूँकि आपको पता है ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता नैब लॉ के अंदर, इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसीलिए वो डिपोर्ट नहीं हो सके या एक्सट्राडाइट नहीं हो सके। लेकिन नवाज शरीफ के केस में बहुत फ़र्क है। लेकिन नवाज शरीफ के केस में जो आप अज़हर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत उनको डिपोर्ट करने के लिए, डिपोर्टेशन के लिए गई है, तो आप उनके बरताने का बेशक कानून मौजूद है, लेकिन इस केस में आप ये देखिए ना कि नवाज शरीफ बीमार भी तो हैं, ये एक आम करप्ट आदमी नहीं है, ये एक आम ऐसे शख्स नहीं है कि करप्शन के केस में ये एक बीमार भी है, उनका इलाज भी हो रहा है। अगर वो कहते हैं जनाब ये देखिए ये मेडिकल रिपोर्ट्स है, मेरा ऑन गोइंग प्रोसेस है इलाज का, और वो तो उनकी ताहयात उनका चलेगा, क्योंकि जिस नौयत की बीमारी है और उम्र के जिस हिस्से में है वो मेडिसिन तो उनके साथ साथ चलेंगी। अभी तक असद यही तो बात समझने वाली है, सिर्फ उनके कह देने से। मैं जैसे बताऊँ ना, डॉक्टर डेविड लॉरेंस की रिपोर्ट जो है वो हमें पता है, इंग्लैंड में जो दोस्त रहते हैं वहाँ पैसे देने हैं, आपने इलाज कराना है और रिपोर्ट डॉक्टर ने उसी के मुताबिक बना के देनी है। कोई मेडिकल बोर्ड या हुकूमत बरतानिया की तरफ जो ऑफिशियल हमारे यहाँ तरीक़ाकार है, अभी तक वो नॉट ए सिंगल रिपोर्ट। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी गया था ऑपरेट कराने के लिए, अभी तक क्या वहाँ पर एमरजेंसी सेंटर बंद हैं, ट्रॉमा सेंटर बंद पड़े हुए हैं, क्या वहाँ हार्ट के पेशेंट का किसी का इलाज नहीं हुआ, कोरोना, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, हर कोई खुला हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कॉन्टेक्स्ट को बेस बनाकर आप नहीं कर सकते। वो अगर पेंडोरा बॉक्स खुला तो बड़ा डेंजरस होगा। मैं नहीं समझता कि वहाँ नवाज शरीफ का केस मजबूत अगर होता तो अब तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने ले आते। पाकिस्तानी अदालतों में कोई ना कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट की रिपोर्ट पेश कर चुके, वो ऐसी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर अभी तक पेश नहीं कर रहे हैं। आपको उनकी वापसी के इम्कानात नजर आते हैं? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से, अगर कोताही या कमी है वो नैब की तरफ से है या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वरना उनका केस इतना वीक है, केस इतना मजबूत नहीं है, ना वो पॉलिटिकल असाइलम पे है, ना और चीज़ों के हवाले से अभी तक तो कोई चीज़। चलें, आपने ये जो बात की इस पर मैं आप ही से फिर दोबारा जानूंगा कि हुकूमत का आप कह रहे हैं कि उनका केस कमज़ोर है, हुकूमत अगर ठीक तरीके से लड़े तो हुकूमत ने कहाँ कोताही दिखाई है? क्या हुआ है ऐसा कि जी केस कमज़ोर तैयार हुआ है हुकूमत से, तो कैसे मजबूत हो सकता था? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ और पहलुओं में बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अयाज सादिक साहब का जो मसला है उस पर हुकूमत संजीदा दिखाई देती है और वो कह रहे हैं कि अब ये बात माफ़ी से आगे निकल गई है। शाह साहब, आपके ख्याल में इससे बढ़कर क्या हो सकता है? वो कहते हैं कानून अपना रास्ता लेगा, तो कानून में तो शायद आर्टिकल 6 है इस नोयत पर, या मैं अभी अपने माहिरीन से भी जान लूँगा कि इस पर अज़हर सिद्दीक साहब क्या कहते हैं। लेकिन पॉलिटिकली आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई कानूनी तौर पर जो है वो अयाज सादिक साहब के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, दो पहलू हैं, इसको ज़रा जहन में रखें। पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे की है और फ्लोर जिस पर वो आज भी कायम है, वो कहते हैं मैं उस पर कायम हूं, जो मैंने कहा। अब हाउस पे जो बात की जाती है उस पर मेरा ख्याल है, ये अज़हर सिद्दीक साहब बेहतर बता सकते हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती। इस पे कई मिसालें मौजूद हैं, कई रूलिंग्स मौजूद हैं और पहले भी कई केसेस ऐसे हुए हैं। बल्कि वो मशहूर ज़माना केस जो था, आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ज़ोर लगाया था पूरा, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब स्पीकर थे और वो केसेस बनाना चाहती थी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों पर, प्रेसिडेंट के उसमें हंगामे के दौरान उन्होंने नारेबाजी की थी। वो उनके अटॉर्नी जनरल जो काजी जमील थे गालबन, वो तक कहते थे कि जनाब वाला ये हो सकता है, लेकिन इनका कहना ये था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का स्पीकर के तौर पर, जी ये कानूनी मुमकिन नहीं है। और उनका पार्टी के अंदर भी लोग साथ दे रहे थे जो कानूनी लोग थे, और बिलाखिर बोलचाल इनकी बंद रही कई दिन तक। उन्होंने ऐवान में आना और प्रिजाइड करना छोड़ दिया, लेकिन बिलाखिर मोहतरमा को समझाया गया कि जनाब फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कार्रवाई हो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई आप नहीं कर सकते। एक तो ये पहलू है और गालबन इसीलिए वो स्टैंड ले रहे हैं, उनको पता है कि इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका है असल में सियासी पहलू। मसला ये है कि ये जो बात उन्होंने की है, जिस पस मंज़र में की है, उसका उसी वक्त जवाब बनता था जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को देना। उन्होंने ये कहा कि जी वो सियाक व सवाक से हट कर बात कर रहे हैं। सियाक व सवाक से हट कर बात करने का मतलब ये होता है, जो अयाज सादिक साहब ख़ुद भी कह रहे हैं कि जी इंडियन चैनल जो कुछ कर रहे हैं वो तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उसमें एक इबाम होता है कि इसका मतलब बात कुछ सच है, कुछ उसमें मुबालगा है, कुछ ये। हुकूमत जो आज स्टैंड ले रही है इसको पहले दिन लेना चाहिए था, और शाह महमूद कुरैशी साहब जिनसे ये बात मंसूब की गई थी, उन्हें उसी वक्त अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही वो खड़े होकर कह देते कि अयाज सादिक साहब जो कुछ कह रहे हैं दुरुस्त नहीं कह रहे, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। 3 दिन गुजर गए, उसके बाद DGI-SPR को आना पड़ा। तो इसका जो सियासी पहलू है वो ये है कि अगर ये कानूनी पहलू पर रहते और क्लियर कट पहले दिन ही हो जाती तो हुकूमत की पोजीशन बहुत मजबूत थी और मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत कमज़ोर थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो बात की उसके नतीजे में दुश्मन को फ़ायदा हुआ, इंडिया को फ़ायदा हुआ। इंडियन चैनल्स पे हमने ख़ुद अपने कानून से जो बातें सुनी, अयाज सादिक साहब जैसा आदमी जो सजीद आदमी, बैलेंस्ड आदमी शुमार होता है मुस्लिम लीग में, वो जज्बाती लोगों में से नहीं है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो गलती से कह बैठे थे तो उनको फ़ौरन माजरत कर लेनी चाहिए। ये वजाहतें करना, कायम रहना, फ़लाँ करना, ये करना, बुनियादी चीज़ ये नहीं है कि इसको इमरान खान को क्या फ़ायदा हो रहा है, हुकूमत क्या फ़ायदा उठाना चाह रही है। बुनियादी बात यह है कि आपकी इस बात से दुश्मन को फ़ायदा पहुंचा है, इंडिया को फ़ायदा पहुंचा है। हमारी जो कामयाबी है, फ़तेह मुबीन है, उसको धुंधलाया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। कामयाबी जो थी, जिसको माना गया था इंडिया के अंदर भी, उस पर शुकूक व शुबात के साए डाले गए हैं। और ये अयाज सादिक साहब को ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी बात पर कायम रहें और किसी उनकी बात से, कि मुहब्बे वतन शहरी की बात से इंडिया को फ़ायदा पहुँचे। इसलिए उनको वजाहत भी करनी चाहिए और माजरत भी करनी चाहिए ताकि ये मामला खत्म हो। लेकिन वो मैं आपको सुनवा दूं, कानूनी कार्रवाई मेरा नहीं ख्याल क्या कहा है, वो आज भी अपनी बात पर खड़े हैं। ज़रा सुनवा दीजिएगा। अयाज सादिक साहब ने जो कहा कि मैं भी कायम हूँ, जो मैंने कहा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। एक साफ़ी ने पूछा कि आप माफ़ी मांगे, उन्होंने कहा किस बात की माफ़ी, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं कहा। तो सुनवा दीजिएगा। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। ना मुझे हक है कि मैं किसी और को गद्दार कहूँ, ना किसी और को हक है कि वो मुझे गद्दार कहे। सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई, उससे पाकिस्तान के बयानियों को फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वज़ाहत आपको दे दी है।
सही है। ये शाह साहब, अगर आप इस पे कमेंट करना चाहें, वो कह रहे हैं कि ये सियासी बात को रंग देने की कोशिश की गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बात उन्होंने कही वो सब ने सुनी और सब ने एक ही मफहूम लिया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने जो भी कहा उसका पाकिस्तान के नैरेटिव को नुकसान हुआ है और इंडिया के नैरेटिव को फायदा हुआ है। उसकी कोई इस तरह की बातें कहने से, लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मुझसे गलती हुई है, अदरवाइज वो कहते हैं कि उनसे गलती हुई है, उनको मान लेना चाहिए, इसी में अजमत होती है। ये कोई तरीका अगर वो ये नहीं मान रहे तो इसका मतलब ये भी हो है सकता है कि शायद उन्होंने सोच समझ के ये बात की और वो चाहते थे कि इसका यही मतलब लिया जाए जो वो चाह रहे थे कि जो लिया गया है। अच्छा, एक चीज़ में डॉक्टर अफजल साहब, अभी अजहर सिद्दीक साहब बात कर रहे थे नवाज शरीफ के वापसी के हवाले से, वो कहते हैं कि उनका केस बरतानिया में बहुत कमज़ोर है। आप अगर उनकी इस बात पर कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिएगा। प्लस मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस वक्त वीज़ा कौन सा है उनके पास, उसकी मुद्दत कितनी है, क्या आपके पास इस तरह की कुछ मालूमात हैं, और ये कि वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर क्या उनके लिए प्रोसीजर होगा ऐसी सूरत में? जी, मेरे ख्याल में हमारे भाई ने जो बहुत सी बातें की हैं, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन की जा रही है बातों में। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन, इनके कोर्ट सिस्टम, सारी बातें, तो वो तो तभी इन्फोर्समेंट होंगी ना जब वो यहाँ पे होंगे। अगर वो यहाँ पे नहीं है, प्रोसेस आप चलाते रहें, जो मर्ज़ी करते रहें, ये सेपरेट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है वो वहाँ के कानून के मुताबिक देखी जाएगी और वहाँ के कोर्ट्स के सिस्टम्स के मुताबिक चलेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जिस तरीके से वो गए हुए हैं तो वो मेडिकल बेस पे है। तो अगर ये चीज़ करेक्ट है तो क्लियरली उनको मौका दिया जाएगा कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट को ख़त्म कर लें। तो अब अगर मान लें हम कि ठीक है जी, कि गवर्नमेंट के पाकिस्तान की तरफ से जब कुछ चीज़ें पेश की जाएंगी तो पॉलिटिकल लेवल पे उनको देखने के बाद हो सकता है कि होम सेक्रेटरी बोले कि ठीक है जी, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल तो कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या उनके पास कोई ऑप्शन होंगे नवाज शरीफ साहब के पास? तो फिर ये पॉइंट है कि अल्टीमेटली अगर ये मान लिया जाए कि ये चीज़ हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, तो वो उनको वापस भेजने के लिए तरफ आएंगे। तो यहाँ हमारे पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं है पाकिस्तान और बरतानिया की, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाकायदा जुडिशल प्रोसेस को वहाँ इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर वो जुडिशल प्रोसेस वहाँ पे इनिशिएट हो गया तो फिर कैसे वो आ जाएंगे यहाँ पे? यानी तो नेचुरली वो वेट करेंगे, देखेंगे कि इसकी एंड क्या होती है। सर, आप कह रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत अगर उनको डिपोर्ट करने के लिए कहेगी तो फिर नवाज शरीफ जो हैं वो इस बरतानवी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत में चले जाएंगे और उस प्रोसेस में चले जाएंगे। ये आप कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, एक तो हम नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं, तो जो मेरे साथ यूके के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर अफजल खान साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि उनको लाना तकरीबन नामुमकिन है, जो उनकी बातों से हमने अखज़ किया, और वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। नवाज शरीफ के पास बीमारी भी है, अदालती रास्ता भी है। जी देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ को लाना इसलिए मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं है। वो वहाँ पे विजिट वीज़े के ऊपर है, कोई वो परमानेंट वीज़े के ऊपर नहीं है, कोई उनका जो है वो वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं है। तो उनके जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं, जो एक विजिटर के राइट्स हैं बाहर, वो बड़े महदूद होते हैं। और ये जो वीज़ा मिला है वो भी उन्हें कोर्ट ऑर्डर की वजह से मिला था। अब कोर्ट ऑर्डर जो है वो दे दिया है, तो मेरा ये ख्याल है कि 15 जनवरी से पहले हम इंशाल्लाह ताला उनको ले आएंगे वापस। दूसरी बात यह है फवाद चौधरी साहब के अयाज सादिक साहब तो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा क्या गलत कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, और वो डटे हुए हैं। आज भी वो कह रहे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो बस बंदा को ठीक होना चाहिए। जाहिर है कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। अगर उनमें ज़रा भी अकल होती तो वो उसके ऊपर माजरत करते। स्लिप ऑफ द टंग भी हो जाती है कई दफ़ा। चले पहले तो उन्होंने कहा था, जो अपना जवाब दिया था कि वो वहाँ पे जज्बात में दे दिया था, वो बेहतर था। लेकिन अगर आप इस पर इंसिस्ट करेंगे ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है। मैं समझता हूँ कि उन्हें कुछ शर्म हया का मुजाहरा करना चाहिए, और जिस तरीके से उनकी गुफ्तगू को एक सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडिया में, जाहिर है कि वो एक अनफॉर्चुनेट बात है। बस छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पे पहुंचे हैं, क्या कहा जाता है। अच्छा फवाद साहब, आज शिबली फराज साहब ने कहा है कि अयाज सादिक की माफ़ी से बात अब आगे निकल चुकी है और जो है ना उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। पार्लियामेंट में कही हुई किसी बात पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है फवाद साहब? नहीं, एक एब्सोल्यूट जो है वो तो शायद वो आर्टिकल 63 भी तो है ना, जो कहता है कि अगर आप नजरिए पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की बुनियाद है, अगर आप उसके खिलाफ जाते हैं तो आप आर्टिकल 63 में आप अपनी नशिस्त जो है वो खो सकते हैं। ये फैसला तो स्पीकर ने करना है,
कि उनका क्या एक्सटेंट है, और स्पीकर साहब के पास अगर कोई रेफरेंस भेजेंगे तो वो फैसला करेंगे। आपकी जाती राय क्या है फवाद साहब के, क्या एक मेंबर पार्लियामेंट के और साबिक स्पीकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी उनका स्टेटमेंट इस तरह का है कि उसको स्पेयर नहीं किया जा सकता? मेरे ख्याल में तो देखिए, अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को शर्मिंदा ही नहीं है किसी बात पे। उनको जो है वो यही ख्याल ही नहीं है कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लेंडर किया है, और इंटेंशनली अगर वो ये सारा बिल्ड करते हैं तो ये तो बड़ा फिर अनफॉर्चुनेट है, और इसकी इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए। आखिरी सवाल फवाद साहब आपसे ये कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब के बयान को भारतीय मीडिया ने उसको जिस तरह से दिखाया, आपकी जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट थी उनके बयान के रद्दअमल में, उसको भी उन्होंने अपनी तरह से एक रंग दिया, पुलवामा वाले वाक़े को ख़ास तौर पर, कहा कि आपने तस्लीम कर लिया है। आप इस अपनी स्टेटमेंट पर कोई वजाहत देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये वजाहत देना चाहूँगा कि मैं उस पर मुकम्मल कायल हूँ। अगर आप दोबारा पाकिस्तान के हदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे, हम दोबारा घुस के मारेंगे। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, आप कैसे अपने जहाज भेज सकते हैं और यहाँ पर इस तरह से जो है आप, ये एक्ट ऑफ वॉर है जो आपने किया था, और पिछली दफ़ा भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे शाहीनों ने प्रॉपर जवाब दिया था। अब अगर आप जुर्रत करेंगे, आपको इससे ज़्यादा सख्त जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। अजहर सदीक साहब, एक सेकंड, जो फवाद चौधरी साहब के बयान को मिसकोट भी किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि पुलवामा के बाद जो हुआ उसका हमने जवाब दिया, और इसका वो कह रहे हैं पुलवामा में जो कुछ हुआ तो वो मतलब गलत बयान यहाँ भी की जा रही है, पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी साहब ने जैसे पुलवामा हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल कर ली है, तो बिल्कुल सही है ये, इसीलिए मैंने उनसे चाहा कि वो वजाहत कर दें। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अब दो तीन चीज़ें आई, फवाद चौधरी साहब की एक राय है, डॉक्टर अफजल खान साहब की एक और राय है। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि विजिट वीज़े पे हैं, जबकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अफजल खान साहब ने, वो कह रहे हैं कि अगर बरतानवी हुकूमत मान भी जाती है तो एक रास्ता मौजूद है उनकी कि वो कोर्ट में चले जाएं और कहें कि मैं बीमार हूँ, इलाज करा रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता, तो वो साल तो वो उसमें ले सकते हैं। अच्छा, पहले मैं क्लियर कर दूँ इस बात को। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट वीज़ा की, जो कि डॉक्टर साहब यूके में हैं, यूके लॉ में ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यहाँ एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं कह दूँ आपको कि वो विजिट वीज़ा के ऊपर है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें अपनी बीमारी एस्टैब्लिश करनी होगी। अभी तक कोई भी रिपोर्ट ऐसी ये खाली कह देने से, नुस्खा लिख से नहीं, इंग्लैंड की कोर्ट बड़ी क्लियर है इस हवाले से। नवाज शरीफ अगर मेडिकल ग्राउंड पे गए, ये नोट कर लीजिएगा, आई एम गोना टू चैलेंज इट टू द पार्टी लीडर्स, उन सबको, कि और कोई बहाना बनाएं, वो सियासी बहाना बना रहे हैं कि मुझे गद्दारी की तरफ ले जाया जा रहा है, मेरे पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कल वो इस पर जाएंगे। बीमारी के हवाले से बहुत मुश्किल होना है उन्हें एस्टैब्लिश करना, और अगर ऐसा हो जाए कि इसी बेस पर आ जाएं तो वो अगले दिन बरतानिया उन्हें छोड़ना पड़ जाएगा। कोर्ट इतनी आसानी से इस मामले को टेकअप नहीं करेगी। असल इशू जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है, मेरी नज़र के मुताबिक अयाज सादिक साहब ने आईन पाकिस्तान में जो दिया हुआ हल्फ है, आर्टिकल 65 के तहत जब वो एक मेंबर पार्लियामेंट आता तो आइन के तहत हल्फ लेता है। उस हल्फ में इस मुल्क के राजों को, इस मुल्क की सलामती को, इसकी पासदारी की यकीन दहानी दिलाता है। अच्छा, जहाँ तक बात है जो प्रिविलेज के, आर्टिकल 66 में दी है प्रिविलेज, वहाँ कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं है। आर्टिकल 68 में दी है, आर्टिकल 69 में दिया है कि अदालतें किन मामलात में, और मैं पढ़ देता हूँ, द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन मजलिस शूरा शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इर्रेगुलरिटी और प्रोसीजर। बस इस बात पे है, जो ये कहना है कि ये चैलेंज नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। और आर्टिकल 19 अगर आप पढ़ लें, जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और आम आदमियों के लिए समझना बड़ा जरूरी है। आम आदमी जिसका दिल चाहता है जो मर्जी कहता रहता है, वो नहीं करना चाहिए। मैं आगे से पढ़ने लगा हूं, रीजनेबल इंस्ट्रक्शन इंपोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरऑफ। आर्टिकल 19 तोड़ा है। और ये जो बैठे मजाक बना रहे हैं ना कि गद्दारी की फैक्ट्रियां लगाई हैं, कौन, क्या मतलब? आपने जो कहा है गद्दारी, आपने जो कुछ कहा है वो गद्दारी के जुमरे में आता है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को तोड़ा है, और मैं हैरान हूं अभी तक गवर्नमेंट क्यों खामोश बैठी हुई है। लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स। ये पर्चा बनता है उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, आर्मी एक्ट के तहत। और दूसरा उसका सबूत क्या है? मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, गुलाम दस्तगीर साहब उनको, खुरम दस्तगीर को, उन्होंने इस बात को डिफेंड किया है और धमकी दी है कि बहुत से राज हैं। इसका मतलब है कि ये तो ना सिर्फ आईने पाकिस्तान तोड़ा है, और मैं समझता हूं इसके खिलाफ बाकायदा जो है स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस अंदराजे मुकदमा के हवाले से, और इस मामले को बड़ा सीरियस टेकअप करना है। तभी ये ऐसे लोगों को जो ये बैठे ना, गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं है, एक्चुअली यू आस्क्ड फॉर इट, और आप उस पर कायम है।
चले, मैं इस पर मजीद आपसे बात करता हूँ, लेकिन चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में से जो हैं जो अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों में से जो समझते हैं कि उन्होंने सही बयान नहीं दिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि हर समझदार आदमी और हर पाकिस्तान की तारीख को जिसने पढ़ा हुआ है, जो जानता है, वो ये समझता है कि ये एक कैंपेन है, और ये कैंपेन उसी तरह ही है जैसे 1971 में भी चलाई गई थी, और ये उसी तरह ही है जैसे 1964-5 में भी एक कैंपेन जो है वो एक मादरे मिल्लत के खिलाफ चलाई गई थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को टारगेट करके, सिंगल आउट करके कैंपेन चलाई जा रही है, और उसमें ये इंतहाई अफसोसनाक है। नुकसान हमारा नहीं हो रहा, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। सर, कोई अपने जहन से निकाल साहब, क्या अयाज सादिक साहब को एक मीटिंग की बात इस तरह से पब्लिक में करनी चाहिए थी? आपके ख्याल में सही किया उन्होंने? ये बताइए, कैंपेन चल रही है तो गलत चल रही है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या अयाज सादिक साहब ने ठीक किया? मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा गलत तो किया जा रहा है, उस बात का उसको लंबा करके उसको घसीटा जा रहा है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, जब दे दी तो उसके बाद मजीद बात करने की क्या जरूरत है? और दूसरा, पता इस मुल्क में हो क्या रहा है? एक ऐसी हुकूमत है जो नालायक है, ना है, जिसके पास ना बात करने के लिए गवर्नेंस के पास है कि इकोनॉमी पे, ना गरीब की रोटी पे, महंगाई बेरोजगारी की तबाही हुई है। अब वो कर क्या रही है? सिर्फ एक काम कर रही है, वो इस वक्त क्या कहते हैं बनी हुई है कि जो फौज है ना वो सिर्फ पीटीआई की है, बाकी किसी की नहीं है। ये गलती ज़हन से निकाल दे, इससे नुकसान फौज का हो रहा है। फौज सबकी है, मेरी भी है, उतनी मेरी है जितनी किसी और की है, और ये जानबूझ के किया जा रहा है। आज जो कैंपेन लाहौर की सड़कों पे आज सादिक के खिलाफ चलाई है, आपको पता है उसका रिएक्शन क्या है? आप उन लोगों को ताना दे रहे हैं जिसने लाखों वोट उन्हें दिए। किस साइड पर आप लेके जा रहे हैं? नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं, 100% खड़े हैं, 200% खड़े हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं, हम इससे हिलेंगे नहीं, हम गलत नहीं है, हमने हलफ नहीं तोड़ा। हमने वो लोग जो हलफ तोड़ते, हलफ उठाकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, वो बंद होनी चाहिए, नहीं बंद होगी, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आप नहीं समझते कि इस नतीजे में पार्टी में भी एक डिवाइड नजर आ रहा है? जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब नाराज हैं, सनाउल अजहरी साहब नाराज हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब अयाज सादिक साहब के मौक़िफ़ की हिमायत उस तरह से नहीं कर रहे कि उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनका ख्याल है। तो आप नहीं समझते कि पार्टी में इस तरह से डिवाइड आ गया? कोई डिवाइड नहीं है। मैं बलूचिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स हूँ, मैं कोयटा में मौजूद था। वो मामला जलसे में किसी को दावत देने का और जलसे से किसी को ना बुलाने का है, उसका कोई नैरेटिव से तल्लुक नहीं है। मैं उस मीटिंगों में भी मौजूद था, मुझे एक एक बात पता है। ठीक है जी, वो हमारी इंटरनल बात है, हर बात को जोड़ दे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक एक कही गई बात पर खड़े हैं। मुझे एक मेरी बात सुन लें जरा, किस दिन गुजरांवाला का जलसा चलाएं, जब मियां साहब ने वो बातें की हैं तो क्राउड का रिस्पॉन्स देखें। कोयटा का जलसा चलाएं, कोयटे के रिस्पॉन्स देखें। कोई अवाम में ये कैमरा लेकर जाए और पूछे उनसे कि मियां नवाज शरीफ सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। मेरी इस तरह बात नहीं है, बात सच्ची को आपका नैरेटिव ये बनाकर गद्दारी वाला, ये पुराना हो गया, ये फैशन, ये अब नहीं चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। अब सर मसला इसमें मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, तलाल चौधरी साहब कुर्बान जाए इन पे। अब जरा सच सुन लें मेरे से। आपने शायद देखा नहीं है, अयाज सादिक साहब असेंबली में आया तो उनके हाथ में एक रुक्का था, वही रुक्का जो नवाज शरीफ हाथ में पकड़ते हैं, और वही रुक्का है जो ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राना मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वही रुक्का उनके हाथ में था। आप यहां से समझिए, और बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया उन्होंने क्लियर कर दिया, ये दानिस्ता गलती नहीं है, ये इंटेंशनल डेलिब्रेट। और ये इस मामले को सीरियस लेना, ये सवाल इशू ये नहीं है गद्दारी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। आप स्टेट्समैन बने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो वाकई कायद आज़म की अगर मान ले वो वारिस बनना चाहती है या कहना चाह रही है, स्टेट्समैन कोई दिखा दे, कोई लीडर बता दें आप। आज़ाद साहब, वो सवाल मौजूद है, फिर मैं जो आपसे भी पूछूंगा कि कानूनी कार्रवाई हो सकती है अयाज सादिक साहब के खिलाफ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। शाहद साहब, आपने तलाल चौधरी साहब की बातें सुन ली, वो तो कह रहे हैं कि 100% पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी है,
और आप क्या दो बातों को मिलाकर देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने शाबाश दी है अयाज सादी को और उसके बाद अयाज सादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो कह रहे हैं मैं खड़ा हूँ? नहीं, देखें, जब वो उन्होंने वजाहत की तो उससे महसूस होता था कि उन्हें एहसास है कि मैंने गलत किया है। हाँ। आज उन्होंने जब कहा कि मैं स्टैंड करता हूँ और साथ राजों की बात की कि और बहुत सारे राज हैं जो मैं नहीं वो करता, तो उसका मतलब ये भी था कि जी वो राज है, मैं वो ज़ाहिर भी कर सकता हूँ। तो अब तो महसूस होता है कि ये शाबाश की वजह से है या वो समझते हैं कि मैंने दुरुस्त किया है, लेकिन सूरत हाल जो भी हो, शाबाश की वजह से हो या आज खुद उन्होंने ये फ़ैसला किया हो, लेकिन बात तो गलत है। देखें, आपकी जो सच्चाई या जो आपका झूठ होता है ना, उसको एग्जामिन करने के तरीके क्या हैं। वो कहते हैं, अरबी में कहते हैं अल-फज़्ल मा शहादत बिही आदाउ, के आपकी जो सच्चाई है वो ये है जिसकी शहादत आपके दुश्मन दे रहे हों। अगर एक ऐसी बात जो कि आपके दुश्मन को भली लग रही है तो इसका मतलब है वो आपके हक़ में नहीं है, वरना उन्होंने ये कहना था, ये बात उठानी ही नहीं थी। वो मीडिया अगर उठा रहा है नवाज शरीफ साहब की तकरीरों को या किसी और चीज़ को, तो उसका मतलब ये है कि वो किस बात पे खुश हो रहा है। अभिनंदन को हमने भेजा बाद में है, पहले उसको गिरफ़्तार किया है, उसका जहाज़ गिराया है और पूरी दुनिया ने ये कहा कि इंडिया जो अपने आप को बहुत ताकतवर और मिनी सुपर पावर और इलाके की सुपर पावर कहता था, उसको जो है खाक चटवा दी है पाकिस्तान ने, जिसको वो कमज़ोर समझता था हर लिहाज से। एक बात। दूसरा ये है कि कई ममालिक ने पाकिस्तान को कहा कि आप अब बड़ेपन का मुजाहरा करें, उसको वापस करें ताकि ये मामला आगे ना जाए। उसी दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा ट्वीट किया, जो इस वक्त भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। उन्होंने कहा कि जी हम एस्केलेशन को मज़ीद एस्केलेशन नहीं चाहते, हम इसको ठंडा करना चाहते हैं। तो उस नई जंग से बचने के लिए, नए किसी तसादुम से बचने के लिए अगर हम रिहाई का फैसला करते हैं तो ये हमारी अखलाकी फतह है, पीस की खातिर ये कर रहे हैं, अमन की खातिर हम कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी ताने वाली बात है जिस पे कहा जाए टांगें कांप रही हैं या पसीने छूटे हुए हैं, ये क्या है? मतलब हम पीस के ख्वाहिशमंद हैं तो इसका मतलब है कि हम कमज़ोर हैं, अपनी कमज़ोरी को तस्लीम कर रहे हैं। नहीं, जब मियां नवाज शरीफ साहब का अपना दौर था 99 में, जब हमारे हाथ उनका एक इसी तरह का एक हेलीकॉप्टर का वो जो था पकड़ा गया था, हमने उस वक्त क्या किया था, कितने कौन से मुज़ाकरात किए थे और कितने दिन बाद छोड़ा था? हमने उसी दिन वापस भेज दिया था। हमने कहा था कि जी बहुत अच्छा किया हमने, हालांकि उस वक्त कोई हमें फ़तह नहीं हासिल हुई थी, कामयाबी नहीं मिली थी और वो कमज़ोरी का मुजाहरा उस वक्त कहा गया था, लेकिन हमने भेज दिया और आज तक किसी ने उसको इशू नहीं बनाया। आप एक फ़तह जो है, एक कामयाबी जो है जिससे कौम में हौसला पैदा हुआ, उसको आप निगेट कर रहे हैं, उसकी आप तरदीद कर रहे हैं और दुश्मन के हाथ में एक दे रहे हैं, यानी बयानिया दे रहे हैं कि जनाब वो साबित कर सके कि जी हमारे दबाव पर, हमारी धमकी पर, हमारे कहने पर उसको छोड़ दिया गया। ये तो दुरुस्त नहीं हो सकता। इसका दूसरा पहलू ये है कि इस वक्त आपकी सियासी जंग हो रही है इमरान खान के साथ। इशू आपका ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में क्यों है, लेकिन आप कमज़ोर कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज को। पाकिस्तान का जो सलामती का इशू है उसको आपने कर दिया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि जनाब सिपा सालार को आप निशाना बनाएं और कहें जी फ़ौज के तो हम खादिम हैं, फ़ौज से तो मोहब्बत करते हैं। भाई दुनिया में किसी सिपा सालार के बगैर किसी फ़ौज का तस्वुर है? ये तो सदियों से होता रहा है कि जी सबसे पहले आप कमांडर को निशाना बनाएं, खा वो उसको फिज़िकली एलिमिनेट करें या उसको बदनाम करके हटा दें और उसके नतीजे में फ़ौज के अंदर बदली पैदा कर दें, मायूस कर दें फ़ौज को, फ़ौज में तकसीम और खलफशार पैदा कर दें और आप फतह हासिल कर लें। तो ये तो आसान तरीन तरीका है अपने आप को शिकस्त से दो चार करने का। इसका अगर कोई जवाब ढूंढ रहा है या सियासी तासुब, देखें ये जो कहा जाता है ना गद्दारों की फैक्ट्रियाँ, जिसको इस कौम ने गद्दार करार दिया, बिलाखिर वो गद्दार साबित हुआ। जब मुजीबुर रहमान को अयूब खान की एक बात बार बार कही जाती है, अयूब खान ने जी मोहतरमा उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, ये कहते हैं ना झूठ है बिल्कुल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को किसी ने गद्दार नहीं कहा था। अयूब खान ने जो बात की थी वो छपी हुई बात है। उसने कहा था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म की बहन है, मुहब्बे वतन है, वो इन लोगों के साथ क्यों बैठी हुई जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम की मुखालफत की थी, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं। क्या
गफ़ार खान ने इस वतन में दफन होना पसंद किया? ठीक है। क्या अब्दुल वली खान वली खान जब ने, रूस यहाँ आया हुआ तो सोवियत यूनियन, तो वली खान नहीं कहते कि हम टैंकों का यहाँ इस्तकबाल करेंगे रशियन टैंकों का? क्या मुजीबुर रहमान ने साबित नहीं किया कि वो गद्दार था और 62 से वो इंडिया के एजेंट बना हुआ था? जो गद्दार थे उन्हीं को गद्दार कहा गया, जो उनके नक्शे कदम पर चलेंगे उनको गद्दार कहा जाएगा। गद्दार को गद्दार कहना कोई बुरी बात नहीं है। ये कहलवाने वालों को सोचना चाहिए कि हम अपने आप को गद्दार कहलवा के खुश क्यों हो रहे हैं। हमें ये बात कहने के जो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट, आपका अमल जो है बिल्कुल सही है सर। मुझे प्रोग्राम कंक्लूड करना है, मैं एक राय डॉक्टर अफजल खान साहब और फिर अजहर साहब के पास आता हूं। डॉक्टर अफजल साहब, एक नुक्ता नजर और है या एक ड्राइंग रूम में जो चहमगोइयां होती हैं ना, एक गपशप होती है, वो कहा जाता है कि नहीं नवाज शरीफ को बरतानिया वापस नहीं करेगा और उसकी वजूहात सियासी हो सकते हैं, यानी सियासी बुनियादों पर बरतानिया जो है नवाज शरीफ को अपने पास रखना चाहेगा। आपकी इस पर राय क्या है? क्या इसका कोई इम्कान मौजूद है कि कवानीन एक तरफ बरतानिया खुद चाहेगा कि नवाज शरीफ को हैंड ओवर न करे? जी, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ कि वो ऐसे क्यों करेंगे। बरतानिया के अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, मैं समझता हूँ। और रूल में मैं तो यही समझता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनके पास, सो डिपेंड है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या एविडेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं कौन से कानून की आड़ में अपना वहाँ स्टे को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हैं उनके पास, मैं समझता हूँ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। सही है जी। अजहर साहब, अच्छा एक तो मुझे अब ये बताइए कि एयाज सादिक साहब के खिलाफ कानूनी तौर पर क्या चाराचोई हो सकती है? देखिए, पहली तो मैं क्लियर कर दूँ, इशाद हासन ने बड़ी खूबसूरत तरीके से, हम जब स्कूल में हुआ करते थे, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। इतना बड़ा प्रो मुहावरा समझे ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आप गुंडों, बदमाशों, मवारियों में बैठेंगे, अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपकी पहचान वही होगी। आप यानी मैं मिसाल के तौर पर अगर ऐसे लोगों के साथ मैं अचक सही का बयानिया लेके अगर चल लूँगा तो मुस्लिम लीग ग्रुप कहलाएगी। तो जहाँ तक ये बात है ना, ये क्लैरिटी है इसमें, गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये तो हमने सो कॉल्ड लिबरल और जो लोगों ने एक बयानिया बनाया हुआ है, इसका ग्राउंड पे कोई नहीं है, इट कैन ईजिली गुड बड़े आराम से गिर जाएगा रेत की मट्टी की तरह पर। अब दूसरी बात जो देखें, एक मैं डॉक्टर साहब ने जो बात की वो मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ देखें, मैं मेडिकल ग्राउंड्स पे मैं फिर कायम हूँ और ये मेरा क्लिप आप संभाल के रखिएगा, बाद आपके प्रोग्राम में ये बाद में बाद तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर नवाज शरीफ साहब को हुकूमत बरतानिया किसी तरह से भी रियायत नहीं देगी, जो कि उनका केस बनता नहीं है और ना अभी तक कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड पे ला चुके हैं। पाकिस्तान ने जो केस बनाया उसमें क्या कमजोरी है? पाकिस्तान के केस देखिए, पाकिस्तान ने उसको परसू नहीं किया। मिसाल के तौर पर जैसे 8 हफ्ते ख़त्म हुए थे, ये फरवरी था, तो फरवरी से लेकर ये तकरीबन 1 महीना पहले शुरू किया उन्होंने, फरवरी से लेकर सितंबर तक खामोशी ये समझ से बालातर है। आपको फरवरी से लेकर ये सारे काम को बहुत पहले चला जाना चाहिए था। आप क्यों खामोश बैठे रहे हैं? ये वो सारी बातें हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। हुकूमत बरतानिया इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पर देखेगी, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर सीरियस लेकर चलेगी। दूसरी बात जो एयाज सादिक साहब उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट है आर्मी एक्ट के खिलाफ, और मैं किसी हद तक ये बात नहीं मैं कहता, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बगावत करने की बात है ना, ये सारी इतना मोरल डाउन करने की कोशिश की है। इसका देखिए अल्टीमेटली क्या है, ये जो कोई बयानियों को पजीराई कहाँ मिली है, दुश्मनों को मिली है, उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाता। बहुत अजहर सिद्दीक साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अफजल खान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर इरशाद आरिफ साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।